देखो रिटर्न ऑफ इनकम पहली बात कैसा रहता है देखो कि इंडिया के अंदर आप लोगों को मालूम है सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन है अपने यहाँ पे कि आप खुद अपनी इनकम का सेल्फ असेसमेंट करो और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो। जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आ रहा है अंडर सेक्शन 140 उसको पे करो। ये सिंपल सिंपल लॉजिक है इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट आपका असेसमेंट करने वाली नहीं है। यू नीड टू नो योर इनकम, यू नीड टू सेल्फ असेस योर इनकम, यू नीड टू पे योर टैक्सेस एंड देन ओनली यू नीड टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है, दो तीन चीजें ध्यान में क्या रखना पड़ती है कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना किसको जरूरी है, who are required to compulsory file the return of income, what are the due dates for filing of return of income, ठीक है, who is required to file the return of income, what is the due date for filing the return of income, what if return is not filed on the due date। इनका इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, ड्यू डेट के ऊपर अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं हुआ तो कितना उसको लेट फी लगता है, सेक्शन 234 ई। इंटरेस्ट क्या लगता है, सेक्शन 234 ए, 234 बी, 234 सी। फिर बिलेटेड इनकम, फिर बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, लॉस का रिटर्न ऑफ इनकम, रिवीजन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और सेक्शन रिलेटेड टू कोटिंग ऑफ पैन कार्ड एंड कोटिंग ऑफ आधार कार्ड। इतनी सिंपल सिंपल चीजें हैं। मतलब अगर आप रिवीजन करने के लिए बैठे तो 1.5 घंटे के अंदर पूरा रिटर्न ऑफ इनकम रिवाइज हो जाता, क्योंकि उसमें बहुत ही कम मैटर है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा मैटर जो रहता है वो है असेसमेंट का मैटर, और ये जो असेसमेंट का मैटर है ये आ जाता है आप लोगों के लिए फाइनल लेवल के ऊपर, विच इज अ वेरी बिग टॉपिक। मतलब फाइनल लेवल के अंदर जैसे इनकम टैक्स के अंदर 7 मॉड्यूल रहते हैं, तो उसके अंदर से करीबन करीबन 3 मॉड्यूल आर रिलेटेड टू असेसमेंट। सर असेसमेंट मतलब क्या? असेसमेंट मतलब यू आर डीलिंग विद द असेसिंग ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट। इनकम टैक्स के अंदर किसकी स्क्रूटिनी चालू है, किसका केस चालू है, किसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चालू है, रेड चालू है, सर्च चालू है, सीजर चालू है एंड ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट। ये असेसमेंट का प्रोविजन आप लोग को नहीं है। ये अगर रहता था तो पीजीपीपी वगैरह सब बाजू में रह जाता था। असेसमेंट इतना बड़ा टॉपिक है कि 1.5 महीना भी उसको कम पड़ता, इतना बड़ा टॉपिक है। ओके, अपने को सिर्फ फाइलिंग ऑफ रिटर्न देखने का है। रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर आप लोग अपनी अपनी इनकम बताते हैं अलग अलग सोर्सेस में, जो कि सोर्सेस ऑफ इनकम आप लोग के ऑलरेडी पड़े हुए हैं, पीजीपीपी, सैलरी, आईएफओएस, कैपिटल गेन एंड हाउस प्रॉपर्टी। ये सब जो पास सोर्सेस है इसके सोर्सेस की इनकम बताते। ये इनकम के ऊपर अपन लोग सेल्फ कंप्यूटेशन सेल्फ असेस करके टैक्स निकालते। ये टैक्स को अपन लोग खुद भरते। टैक्स पूरा भरने के बाद में ही रिटर्न ऑफ इनकम की तरफ अपन लोग आते। ठीक है, तो पहले अपन लोग देख लेंगे फटाफट फटाफट। मेरी वीडियोस में भी बातें करी हुई है, सेम बातें अपन लोग यहाँ पे भी करने वाले। छोटा सा टॉपिक है, करीबन करीबन 3 से 5 मार्क तक के इसका वेटेज रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है 2 या 3 मार्क। ठीक है, चलो। Who is required to compulsory file the return of income? वीडियो में डिस्कशन हुए हुआ है। देखो सेक्शन 139(1) यहाँ से सीरीज चालू हो जाती है। यहाँ पे कौन से दो सेक्शन कवर कर रहे हैं अपन लोग, ये वाले जो चैप्टर है यहाँ पे अपन लोग 2 सेक्शन कवर करने वाले। एक तो 139 और दूसरा 140। ये 2 सेक्शन अपन लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं विद सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड ए बी सी एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन अपन लोग करने वाले हैं कवर यहाँ पे। सबसे पहले सेक्शन आता है 139(1), इट इज रिलेटिंग टू कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं, देखो रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी कंपल्सरीली फाइल्ड बाय ऑल। कौन? ऑल कंपनीज एंड फर्म। सर उनका नुकसान हुआ तो भी, सर उनका प्रॉफिट हुआ तो भी, सर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो भी, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो भी। इन एनी केसेस, क्या मैं बोलूंगा, इन ऑल केसेस companies and firm are required to file the return of income within the due date compulsorily. Okay. अब पर्सन अदर देन कंपनीज और फर्म को किसको कब मैंडेटरी रहेगा? इफ देयर इनकम एक्सीड्स, इफ देयर टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। चलो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख की 5 लाख है, बताओ तो। 2.5 लाख की 5 लाख के बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलो। 2.5 लाख। 2.5 लाख। सर फिर 5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगता। अरे बाबा, वो इंडिविजुअल के लिए 87A का रिबेट दिए हुआ है, लेकिन आज भी लिमिट टू इनकम टैक्स की 2.5 लाख ही है। तो कंपनी फर्म को कंपलसरी है, अदर देन कंपनी फर्म जो है जिनका 2.5 लाख के ऊपर इनकम है उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है। चलो आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा आरएनओआर से रिलेशन में। ठीक है, every person being an RNOR within the RNOR resident, not ordinarily resident in India,
within the meaning who is not required within the meaning of section 6 subsection 6 within the section 6 subsection 6 who is not required to furnish the return of income under section 131 जिनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना नहीं है, ठीक है, would be required to file a return of income or loss for the previous year in prescribed form। मतलब जो ऊपर कवर्ड नहीं है, जिनकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख से नीचे, सॉरी जिनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे, जो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट्स की बात कर रहा कि मैं नॉन रेसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ रेसिडेंट्स की। रेसिडेंट के अंदर दोनों केसेस ROR भी RNOR भी, जिनका इनकम 2.5 लाख के नीचे। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेसिडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स में दोनों ROR भी RNOR भी, ठीक है। चलो, who is not required to furnish the return of income since his income was less than the basic prescribed limit, that is the 2.5 lakh, लेकिन उनको स्टिल उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। कब? he or she holds a beneficial owner or otherwise an asset located outside India or as a signing authority in an account located outside India। मेरे दूसरे देश में बैंक अकाउंट है, मेरी प्रॉपर्टी है दूसरे देश में, समझ में आ रहा है क्या? मेरी प्रॉपर्टी है दूसरे देश के अंदर। बेनिफिशियल ओनर क्या रहता है अपन लोग देखने वाले हैं, लेकिन इतना बात समझ लो कि मेरे विदेशी ट्रांजैक्शंस है, मेरे देश के बाहर ट्रांजैक्शंस है। समझ में आ रहा है क्या? रेसिडेंट जो उनको अदरवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करना है क्योंकि उनकी इनकम 2.5 लाख के नीचे थी, स्टिल उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। उनका बाहर देश में अकाउंट है या फिर बाहर देश में उनकी प्रॉपर्टीज है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, मतलब कोई कंपनी के अंदर शेयर्स है, कोई कंपनी के पास में डिबेंचर्स है, कोई फाइनेंशियल आपके पास में इंटरेस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली कोई लेवान देवान हो रही है। प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, या फिर बैंक अकाउंट्स है, या फिर आप साइनिंग अथॉरिटी बना के गए हुए हो, कोई थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट है लेकिन आपके साइन से ही वो अकाउंट में विड्रॉल होता, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बेनिफिशियल ओनर। देखो अकाउंट किसका है, जैसे प्रथमेश नाम का एक व्यक्ति है, उसका अकाउंट है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, लेकिन ये कहाँ रहता मालूम है क्या? ये रहता स्वीडन में, ये रहता स्वीडन में। तो इंडिया का पीएनबी की अथॉरिटी उसने किसको देके रखी हुई है? मेरे को देके रखी हुई है, तो मेरे साइन से अकाउंट में पैसा निकल सकता है, तो मैं क्या हो गया? इसका बेनिफिशियल ओनर। मेरे साइन से पैसा निकल रहा है, क्या हो गया? लगभग मेरा ही हो गया। इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो दो बातें यहाँ पे आ गई हुई है, एक तो बेनिफिशियरी और दूसरा आ गया बेनिफिशियल ओनर। बात ऐसी है, देखो बेनिफिशियरी और बेनिफिशियल ओनर के अंदर क्या फर्क रहता है? देखो मालूम है क्या, एक जने की प्रॉपर्टी है जापान में, उसका नाम क्या मालूम है? शी ची नाम है उसका, शीची नाम का है, व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी है जापान, ठीक है। उसने वो रेंट के ऊपर दिए हुई है किसी व्यक्ति को जापान में। उसका जो रेंट है साल का 15 लाख रुपए, वो मेरे अकाउंट में आता है। ऑल्दो मेरी इनकम नहीं है लेकिन मेरे को रेंट मिलता है, वहां का ऑफ अ प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इसका मैं क्या हो गया बताओ तो? वेदर आई एम बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी ऑफ दैट एसेट लोकेटेड इन जापान। बोलो तो, बंसीकड़ी बोलो। शीजी नाम के व्यक्ति का जापान में प्रॉपर्टी है जिसका रेंट मुझे मिलता है, so I am beneficial owner of that property or I am beneficiary of that property? बेनिफिशियरी। ऑफ कोर्स बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बेनिफिट मिलता है भले ही वो ओनर ना हो। देखो ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके खाते में 15-15 लाख रुपए का रेंट डालेगा क्या? कुछ तो भी इंटरनल, कुछ तो भी देवान लेवान होंगी, जब ये सब चीजें होंगी ना तो सरकार वही चाहती। अगर आप बेनिफिशियरी हो या फिर बेनिफिशियल ओनर हो या फिर बेनिफिशियरी हो, काय के लिए? ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और एनी बैंक अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन यू नीड टू फाइल रिटर्न इन then you need to file return of income in India। आप इंडिया में रहते लेकिन आपके ताल्लुकात दूसरे देश के लोगों के साथ में है, वेदर प्रॉपर्टी के टर्म्स में हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के टर्म्स में हो, बैंक अकाउंट के टर्म्स में हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, जो भी हो, भारत में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी में फर्क क्या है? बेनिफिशियरी पहले देखें, एकदम सिंपल।
सबको मालूम है बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट मिलता। जैसे मैंने बोला था शीची की प्रॉपर्टी है जापान में लेकिन रेंट मिलता मुझे इंडिया में, तो मैं क्या हो गया, डिराइव बेनिफिट फ्रॉम एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड कंसिडरेशन ऑफ सच एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन सच बेनिफिशियरी। वेरी गुड। मैंने क्या बोला था, मिस्टर शीची की प्रॉपर्टी है, उन्होंने खरीदी है, कहा, द ग्रेट जापान में। तो किसके नाम पे प्रॉपर्टी है, मिस्टर शीची इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट वो प्रॉपर्टी का जो रेंट आता वो भारत में मेरे को मिलता है। इसका मतलब आई एम दी बेनिफिशियरी, मुझे मिलता है। समझ में आ रहा है क्या, मुझे मिलता है, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, बेनिफिशियरी। ओनर कौन है, शीची। प्रॉपर्टी कहाँ है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। बेनिफिशियल ओनर मतलब कौन रहेगा, देखो, एनी इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द एसेट for the immediate or future benefit, direct or indirect, of himself or any other person. Mr. Shichi would be the beneficial owner. समझ में आ रहा है क्या, ओनर कौन है, शीची। समझ में आ रहा। ऑफ कोर्स अगर रेंट भी उसको मिल रहा है तो वो बेनिफिशियल ओनर बोला जाएगा। अभी सिर्फ क्या हो गया, वो मिस्टर शीची वुड नाउ बी ए सिंपली ओनर बिकॉज बेनिफिशियरी इज लोकेटेड इन इंडिया। अगर रेंट भी शीची को ही मिल रहा तो you will be a beneficial as well as owner, मतलब beneficial owner। समझ में आ रहा है क्या, ये लोग ऐसे हैं जिनको वैसे तो भाई करना नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि विदेशी विदेशी धरती के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, ये फिर विदेशी धरती के ऊपर लोकेटेड प्रॉपर्टी से उनको इंडिया में इनकम मिल रही है, बेनिफिशियरी है, तो उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। ठीक है क्या, 100 बात की एक बात, विदेश में आपकी प्रॉपर्टी है, विदेश में आपका बैंक अकाउंट है, या फिर विदेशी प्रॉपर्टी से यहाँ पे आपको अगर इनकम मिलती होगी तो आपको भारत में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। यस, किसको डाउट क्वेरी होगी तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सिंपल सर है। वो 15 लाख का 1 लाख होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता जोर ना? से बोलो श्रीहरि, थोड़ा जोर से बोलो, मेरे को थोड़ा कम सुन रहा है। सर वो 15 लाख का 1 लाख होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तब भी भरना पड़ता ना 15 उसका लाख कुछ? नहीं, 50,000 भी रहता था, 50,000, 5 रुपए भी रहता था, विदेश से आ रहे ना, तो भी करना पड़ता था। अरे ये लोग तो वही चाहिए ना जिनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करना पड़ता, क्योंकि 2.5 लाख के नीचे इनकम है। इसमें भी आप 2.5 लाख के नीचे की इनकम अगर रख देंगे शेयर, तो क्या होगा, विदेश में के 100 लोग अपॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पे सब 2.5 लाख रुपए कलेक्ट करेंगे। 2.5 लाख तक के तो फिर हो गया, ये तो हवाले के लिए अच्छा हो गया। फिर 2.5 लाख के नीचे भेजो, फिर कुछ भी कुकर्म करो, कुछ भी गलत काम करो, 2.5 लाख के नीचे सब माफ है, ऐसा थोड़ी है। समझ में आ रहा है, 2.5 लाख के नीचे माफ है, यहाँ पे थोड़ी है। अरे ये सब टेररिस्ट लोग रह सकते, विदेश से पैसा आ रहा, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, वो अलकायदा के पास में है, उसका रेंट अकोला में आ रहा, क्या करते, 5 रुपए भी आ रहा होगा तो पाकिस्तान का घर आतंकवादी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कभी। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। हो गया क्या शेयरी? यस सर। Further, every person being individual HUF, AUP, BOI, whether incorporated or not, or artificial jurisdictional person whose total income or total income for any person in respect of which he is assessable under this act during the previous year without giving effect to the provisions of chapter 6A or section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F exceeds the basic exemption limit, तो उनको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, देखो, पहले तो कंपनी फर्म को कंपलसरी है, अदर देन कंपनी फर्म को इंडिविजुअल होगा तो उनको भी कंपलसरी, अगर 2.5 लाख के ऊपर इनकम जाती होंगी तो। अब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट वगैरह सब ठीक है, जो इनकॉर्पोरेटेड है नहीं है, उनको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है अगर उनकी इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को। समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन पूछता आपसे, ठीक ठीक, एक व्यक्ति है, उसकी इनकम है 3,20,000, ठीक है, गरीबी था, 3,20,000 बेचारे की इनकम है, ठीक है, और उसको 80C का डिडक्शन है। किसका डिडक्शन है? 80C। 80C वगैरह कौन चैप्टर में आते हैं? चैप्टर 6 के अंदर 80C 80D के सारे डिडक्शन आते हैं, ठीक है। चलो चलो समझ गए, डिडक्शन का सेक्शन 80C वगैरह 80D वगैरह, वो सब जितने डिडक्शन आपने सीखे होंगे पर्सनल के लिए जो रहते,
चैप्टर 6 में रहते, और ये 54 भी हो गए, सब काय की डिडक्शन है, कैपिटल गेन की डिडक्शन है। चलो मेरा काम हो गया, ठीक है। उसका यहाँ पे 80,000 रुपए का यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है। नेट इनकम उसकी जो हो गई ना, कितनी हो गई मालूम है? कि 20 इधर गए, 60 उधर गए, 2,40,000 रुपए नेट इनकम। ठीक है, बताओ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा क्या? कौन बोलेगा? अनुश्री बड़ेरा, बोलो तो। देखो 2.5 लाख के ऊपर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता भरा। अनुश्री बड़ेरा, हाँ सर, बट फाइल उसको करना पड़ेगा क्योंकि 3,20,000 है। 80C का डिडक्शन अपन नहीं लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर गिविंग एनी टाइप ऑफ डिडक्शन देखना पड़ता है। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे ही देते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखो 2.5 लाख लिमिट तो आप लोगों को सबको मालूम है, ये दिए भी है ना। 2.5 लाख लिमिट किसके लिए है? जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है उनकी, समझ में आ रहा क्या? लेकिन जिनका एज 60 या 60 से ज्यादा है लेकिन 80 से कम है, उनके लिए लिमिट है 3 लाख रुपए। जिनका एज 80 या 80 से ज्यादा है, उनके लिए लिमिट है 5 लाख रुपए। ये ध्यान में रखने का। सीनियर सिटीजन 60 या 60 के ऊपर, सुपर सीनियर सिटीजन 80 या 80 के ऊपर जिनका एज है उनके लिए 5 लाख, 60 या 60 के ऊपर जिनके लिए 3 लाख, 60 के नीचे उनके लिए है 2.5 लाख। गेटिंग माय पॉइंट? 60 के नीचे 2.5 लाख, ओके। Any person other than company or firm who is not required to furnish the return of income under section 139. अभी ऐसा क्यों बोल रहे एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म? बताओ क्या होगा इसके पीछे का? एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म के लिए बात बोली हुई, मतलब कंपनी या फर्म होगा तो उसके लिए ये बात नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एनी पर्सन अदर देन कंपनी या फर्म, उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। कंपनी या फर्म को क्यों नहीं बोल रहे ऐसा? वो सर कंपनी और फर्म को कंपलसरी है ना रिटर्न ऑफ इनकम। कंपनी और फर्म को रिटर्न भरना ही पड़ता है, चाहे नुकसान हो, फायदा हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, ना हो। सर कंपनी बंद पड़ी है पूरी साल भर, कुछ नहीं करती तो भी भरना है, कुछ करती तो भी करना है, नहीं करती तो भी करना है, नुकसान में भी करना है, मुनाफे में भी करना है, हर चीज में करना है। Any person other than company or firm who is not required to furnish return of income under section 139(1) is required to file return of income in the prescribed form and the manner on or before due date during the previous year if such person has deposited amount or aggregate of the amount exceeding 1 crore in one or more current accounts maintained with the banking company or cooperative bank. 1 करोड़ के ऊपर आप पैसा डाल रहे कोई बैंक में, एक सिंगल बैंक में 10 बैंकों में मिला के नहीं बोल रहे, इन वन और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक। 50 बैंकों में मिला के 1 करोड़ की बात नहीं चल रही। एक सिंगल बैंक में 1 करोड़ के ऊपर अगर आप करंट अकाउंट में डाल रहे होंगे, कोऑपरेटिव बैंक में डाल रहे होंगे, तो has incurred expenditure of an amount or aggregate amount exceeding 2 lakh for himself and either person for a travel to a foreign country. अब फॉरेन कंट्री में तो आप देंगे पैसे, तो वहां तो वैसे ही टीडीएस कटने वाला, सॉरी टीसीएस लगने वाला। has incurred expenditure amount or aggregate amounts of exceeding 1 lakh towards consumption of electricity, fulfill such other prescribed condition. All such person mentioned 1 to 5 above should on or before due date furnish the return of income or the income for such other person during the previous year in prescribed form and verified in prescribed manner, setting forth such other particulars as may be required. कभी कभी किसी दूसरे के इनकम के लिए आप टैक्सेबल रहते हो, अगर आप वो व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हुए रहते होंगे, तो देखेंगे अपन एक आधे बार चैप्टर भी। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं? 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ नहीं, see the what is written between the lines, has deposited an amount aggregate of the amount exceeding 1 करोड़ के ऊपर एक करंट खाते में एक बैंक, ठीक है, एक बैंक के समझो 10 करंट खाते, तो भी बैंक तो एक ही है। 2 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर अगर आप विदेश में घूमने के लिए खर्चा करते होंगे तो, 1 लाख के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते होंगे तो, या फिर कोई अदर कंडीशन होगी, ये सब जो चीजें है ना, 1 लाख के ऊपर बिजली का बिल, 2 लाख के ऊपर विदेशी ट्रेवल का बिल, 1 करोड़ के ऊपर आपका डिपॉजिट, ये सब अमीरों की निशानी है, उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी
सरकार ने कर दिया। 1 लाख के ऊपर जो बिजली का बिल दे रहा, मतलब क्या हो गया, हर महीने उसका 8,500 रुपए का बिजली का बिल है। 8,500 रुपए ने 3 एसी लगाना पड़ते रात दिन, जब जाके 8,500 रुपए बिल आता। 2 लाख रुपए का विदेश में घूमने जा रहे हैं, 1 करोड़ के ऊपर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये सब अमीरों की निशानी, उनको भरना भी चाहिए। ड्यू डेट क्या है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ड्यू डेट मतलब क्या है? अपन हर बार बोल रहे हैं रिटर्न को ड्यू डेट पे भरना है, ड्यू डेट पे भरना है। देखो 31st October of the assessment year where the assessee other than the assessee referred to in 2 below is company, a person other than a company whose accounts are required to be audited under Income Tax Act, any other law for time being in force, or a partner of a firm whose accounts are required to be audited under Income Tax Act or any other law for time being in force। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ड्यू डेट्स दिए हुए। देखो पहली बात, अगर आप कंपनी हो, ठीक है, अगर आप ऐसे फर्म के पार्टनर हो जो फर्म का ऑडिट हो रहा है, या फिर आपका खुद का ऑडिट हो रहा है, तो आपके लिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट रहने वाली है। मतलब क्या हो गया, देखो कंपनी को भी अपन लोग ऑडिट कराते, तो मतलब क्या हो गया, एक तरीके से सारे जो भी ऑडिटेड इंडिविजुअल है, या फिर ऑडिटेड फर्म के पार्टनर है, या फिर ऑडिटेड कंपनी है, समझ में आ रहा क्या, जो भी किसी का भी कहीं भी ऑडिट अगर होता होगा, उनके लिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट है। फिर जिनका ऑडिट नहीं होता होगा, उनके लिए ड्यू डेट क्या है? उनके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई। जिनका ऑडिट नहीं होता, मतलब सिंपल सैलरी हो गया, जिनका ऑडिट ही नहीं होता, जिनका ऑडिट होता उनके लिए ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। जिनका ऑडिट नहीं होता उनके लिए ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। फिर सर 30 नवंबर क्या है? 30 नवंबर ऐसा है जिनके ट्रांसफर प्राइसिंग के ट्रांजेक्शन है विद द इंटरनेशनल फर्म्स। तो 30 नवंबर किसके लिए है? 30 नवंबर एक्चुअली ड्यू डेट के लिए आपको नहीं है, तो ये किसके लिए आएगा 30 नवंबर मालूम है? जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस है। मतलब मेरी एक कंपनी हॉलैंड में, एक कंपनी एक कंपनी जर्मनी में, एक कंपनी अमेरिका में, अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग ट्रांसफर प्राइसिंग के इसके अंदर आते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब एक फर्म से दूसरे फर्म में ट्रांसफर होती चीजें, और ये सब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर इन्वॉल्व है तो 30 नवंबर डेट है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड अगर रिकॉर्डेड है, रिलेटेड है आपकी कंपनी में, 30 नवंबर ड्यू डेट है आपके लिए। जो लोग ऑडिटेड है उनके लिए ड्यू डेट कितनी है? 31 अक्टूबर। ठीक है, जो लोग ऑडिटेड नहीं है उनके लिए ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग के रिलेशन में इंटरनेशनल में कुछ ट्रांजेक्शन है, तो आपके लिए ड्यू डेट है 30 नवंबर। समझ में आ रहा है क्या? एक बार शांति से ड्यू डेट पढ़ो। 31 अक्टूबर सभी ऑडिटेड वाले व्यक्तियों के लिए, ऑडिटेड फर्म के पार्टनरों के लिए, ठीक है, ऑडिटेड व्यक्तियों के लिए, ऑडिटेड वाले फर्म के पार्टनरों के लिए और कंपनी के लिए। जिनका ये सब ऊपर में नहीं बैठते, नॉन ऑडिटेड वाली केसेस, सिंपल वाली केसेस, जिनका ऑडिट नहीं होता, उनके लिए 31 जुलाई। ऑडिट के लिए सर 31 अक्टूबर, और जिनको ऑडिटेड नहीं उनको 31 जुलाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑडिट फाइल करना पड़ता पहले 30 सितंबर को, और फिर उसके बाद में उनका रिटर्न जाता। पढ़ो इतना। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करना इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी सकता है कभी बार। मेरे को मालूम नहीं आपका सेक्शन 10 अगर हुआ है। चलो ठीक है, देखते अपना सेक्शन कवर हुए तो बोल ले लेंगे। हाँ बोलो। सर वो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों का ऑडिट होता क्या? सुनो, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होगा, ठीक है,
पार्टनर के ऑडिट की बात नहीं चालू है। इन एनी केस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता तो उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेंगे शेयर उलट? बोलो 31 अक्टूबर। हाँ, कितना रहेगा 31 बोलो? अक्टूबर। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, जब तक के पार्टनरशिप का ऑडिट फाइनल नहीं होता, जब तक के पार्टनरशिप का बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल नहीं होता, क्या पार्टनर के बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल होंगे क्या? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए 31 अक्टूबर है। ओनली दोस पार्टनरशिप विच आर ऑडिटेड, तो उसके पार्टनर के लिए भी 31 अक्टूबर का ही ड्यू डेट है। ठीक है, यस फर्म यस का ऑडिट हो रहा है, पार्टनर के ऑडिट की कहाँ बात चल रही है यहाँ पे? पार्टनर के ऑडिट की बात कहाँ चालू है यहाँ पे? सपोज ऐसा केस होता होगा कि पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट नहीं होता, लेकिन पार्टनर का खुद का भी इतना सारा इनकम है कि पार्टनर का ऑडिट होता, तो रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट क्या रहेंगी? 31 अक्टूबर। वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा हर व्यक्ति जिसको ऑडिट कराना पड़ता है इनकम टैक्स के हिसाब से या फिर कोई दूसरे एक्ट के हिसाब से, उनके लिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट है। इनकम टैक्स नहीं, कोई दूसरे एक्ट में भी ऑडिट होता होगा अगर आपका, तो भी आपके लिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट है। पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट नहीं होता, लेकिन पार्टनर का ऑडिट होता क्योंकि उसकी अदर इनकम भी बहुत सारी है, खुद का भी बिजनेस है, तो फिर वो उसका ऑडिट हो रहा है, तो 31 अक्टूबर उसके लिए ड्यू डेट रहेंगी। ठीक है क्या? यस सर यस सर। ओके ओके ओके, क्या बोलते? पारस एजेड 55 years is resident in India. Very good. During financial year 2021, very good. Interest of 2,88,000 was credited to his non-resident external account with SBI. ठीक है, बाहर के कोई उसका खाता था, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होगा उसका कहीं मेंटेन, जहां भी होगा अपने कोई लेन देन, 288 उसको मिल गए। चलो आगे टैक्स में 30,000 being interest on FD with SBI was credited to his saving bank account during this period. Very good. He also earned 30,000 as interest on his saving account. सेविंग अकाउंट में भी उसको 30,000 रुपए मिल रहे हैं, सॉरी 3,000 रुपए मिल रहे हैं। आपको मालूम है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन, ये पता है ना आप लोगों को? यस सर 5,000। यस सर। ठीक है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एग्जाम रहता है। चलो एग्जाम इनकम भी है। ठीक है, 3,000 as interest powers required to file the review. What will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expenditure for self and for spouse to US to stay with his married daughter for some time? ठीक है, चलो वेरी गुड। अपन क्या बोलते थे कि जिसकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है। अब अंजलि भक्कड़ मेरे को बताएंगे आप कि इसकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बोलो। सर उसको नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से पैसा मिल रहा और उसने ट्रैवल भी किया है यूएस को, यानी नहीं, ये अब्रॉड दूसरा भी है, ट्रैवल किया है। ये दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 1 ही पूछा मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा, तो ज्ञान हाँ बताने वाला है। हाँ, हाँ, फर्स्ट में उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनकम कितनी है उसकी ये बोलो मेरे को पहले। इनकम 288,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000, एग्जाम्पशन नहीं देते क्या 3,21,000। उसको? हाँ, 3,000 का एग्जाम्पशन, 3,18,000। अच्छा, वेरी गुड। किसी का इसके अलावा कुछ आंसर है क्या कि इसकी इनकम कितनी आ रही है? अंजलि भक्कड़ बोले मेरे को 288। 3,18,000। ठीक है, 3,000 लिए नहीं क्या आपने वो? माइनस कर दी ना। अच्छा चलो वेरी गुड, 321 आते होंगे, 318 बोले। किसका इसके अलावा इनकम आ रहा है? मतलब अंजलि आपको रिटर्न तो भरवाना है ना इनकम आरएस जी का? यस सर। हाँ चलो वेरी गुड। इसके अलावा किसका आंसर है क्या? देखो रिटर्न तो भरना ही, जैसे ही मैंने पहले लाइन पढ़ी ना रिटर्न भरने का है, अपन वो देखते भरना नहीं भरना वो अलग बात है। पहले मेरे को बताओ उसकी टोटल इनकम कितनी आती है आप लोगों के हिसाब से? अंजलि ने मेरे को बताई 318। ठीक है, सब लोग अपनी टोटल इनकम तैयार रखो, मैं सब लोगों को पूछने वाला हूँ। अनुश्री बड़ेरा आंसर बोलते चलना, कितनी है इनकम? सर 380 नहीं, वेरी गुड। 3 लाख। बंसी खड़ी इनकम बताना तो मेरे को। सर 380 नहीं आएंगे। ओके ठीक है, गीता आंसर बताएंगे तो मेरे को।
ओके, शी इज नॉट ऑडिबल। मोहित गुरबानी आंसर बताओ तो मेरे को कितनी आती है इसकी? 318 सर। 380। ज्ञान कितना आ रहा रे? ज्ञान सर 321। 321। ऐसा क्यों ज्ञान? 80t का आप डिडक्शन नहीं देंगे कि उसको? सर वो सर लेकिन डिडक्शन नहीं पकड़ना है ना। ओके चलो ठीक है, समझा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। साक्षी सिसोदिया, सर वो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट का नहीं समझ में आया कि वो वहाँ पे दिया है क्रेडिटेड नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अच्छा आपको नहीं पता, ठीक है। चलो एक अभी मैं पकड़ रहा कि नॉन रेसिडेंट इनकम का आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग ऐसा पकड़ के चलते कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं है नॉन रेसिडेंट का क्या होता नहीं होता, वो सब चलो जान दो, अपन लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पशन जो रहते हो। चलो अगर मेरे हिसाब से, अगर मैं अभी आपको बोल रहा कि अगर वो टैक्सेबल है, साक्षी सिसोदिया 2,88,000 अभी सपोज टैक्सेबल है, तो मेरे को एक बात बताओ कितना यस उसका टोटल इनकम आएगा? सपोज वो टैक्सेबल है, ऐसा मैं अभी आपको खुद ही बोल रहा कि टैक्सेबल है क्योंकि आप लोगों को चलो प्रोविजंस पता नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे? तो फिर 3,18,000 आएगा टोटल इनकम। 2,88,000 यहाँ पे आ जाएगा, 30,000 यहाँ पे आ जाएगा, 3,000 यहाँ पे आ जाएगा, और 3,000 का उसको डिडक्शन भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंस द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पारस बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन द चैप्टर 6 इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। ये लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया कि मैंने क्या बोला, आपको इसको टैक्सेबल रखो, तो अपने हिसाब से वो 288 और 30,000 ऐड हो जाएंगे, 12 इधर और 18 उधर, 2,18,000। आंसर गिवन वाज अंजलि, आंसर गिवन बाय अंजलि वाज करेक्ट। 2,18 ही आने वाली है, सॉरी 3,18। ठीक है, नॉन रेजिडेंट का भी आपको पता नहीं है, वो अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? सर ज्ञान बोलो, सर लेकिन अभी वो ऊपर पढ़ा ना कि थोड़ा जोर से बोलो ना, चैप्टर 6 से सर वो जोर से अभी बोलो ऊपर ना। देखा ना कि चैप्टर 6 से क्या बोल रहे सर हैं? वो अभी ऊपर देखा ना कि सर वो चैप्टर क्या? 6 से के डिडक्शन नहीं लेने ऊपर देखा ना अभी। बेटा वो अपन ने देखा, लेकिन अभी आप लोगों का सेक्शन 10 हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। हुआ है क्या आप लोगों का ये सेक्शन 10? ये हुआ है कि रे आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन सेविंग वगैरह ये सब यस सर। हो गया ये आप लोगों का? हाँ हुआ या नहीं हुआ? सर डिडक्शन चैप्टर हो गया 6 से। डिडक्शन में नहीं आता ये, सुनो सुनो सुनो, डिडक्शन में ये नहीं आता, ये एग्जम्पशन का पार्ट है। समझ में आ रहा क्या? वो डिडक्शन एटीसी वगैरह वाली बातें अलग है, ये अलग है एग्जम्पशन वाला पार्ट। ये जो नॉन रिसेंट है इसके बारे में भी मैं पूछ रहा आपको, ये डिडक्शन का पार्ट नहीं है, ये एग्जम्पशन का पार्ट है। डिडक्शन का पार्ट है ना वो 80 वाला, वो डिडक्शन वाला पार्ट है। जैसे ये जो पार्ट है ना, ये डिडक्शन में रहता, डिडक्शन में भी कौन सा 80C 80D वाला नहीं है, ये अलग डिडक्शन रहता। सीनियर सिटीजन को एफडी का 50,000 का बैच का डिडक्शन मिलता, फिर 10,000 का सेविंग का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता। ये डिडक्शन है, ये एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन मतलब क्या? जो चीज के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। डिडक्शन मतलब क्या? जिसको टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट यानी माइनस किया जाता। ये दोनों बातें अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों बातें अलग अलग है। सर हमने फिर आइडियली अगर सपोज मैं समझ रहा कि आपको सेविंग का पता है, अगर आपको सब कुछ पता है तो कैसा सर रहता? आवाज नहीं आ रही सर आपके। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है यार, नेट नहीं चल रहा। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। नो सर, आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकंड। हेलो, देखो इनकम टैक्स में दो चीजें रहती है, एक रहता है एग्जम्पशन, एक रहता है डिडक्शन। एक रहता है एग्जम्पशन, एक रहता है डिडक्शन। आपका एग्जम्पशन नहीं हुआ है। एग्जम्पशन मतलब ऐसी चीजें रहती है जिनको टैक्स ही नहीं लगता है,
मतलब दैट आर नॉट टैक्सेबल, जैसे कि एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आ रहा है क्या? इसको टैक्स ही नहीं लगता तो इसको टैक्सेबल इनकम में पकड़ा ही नहीं जाता है। दूसरी बात रहती है डिडक्शन। डिडक्शन मतलब वो चीजों का डिडक्शन दिया जाता है जिनको अपन लोग पहले इनकम में कंसिडर करते हैं। समझ में आ रहा है कि जिनको अपन लोग इनकम में कंसिडर करते हैं बाद में उनका डिडक्शन दिया जाता है। अब सर चैप्टर 6A में क्या सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आता क्या? चैप्टर 6A में सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी आता है, उसका डिडक्शन भी आता है। अगर आपको पता होगा तो अपन लोगों ने उसको उसमें से क्या करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपन लोग रिटर्न ऑफ इनकम का जब अपन लोग बोलते ना सब बातें, तो क्या बोलते हो, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 to 54EC to 54F, बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द डिडक्शन। आपको पता है नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। अगर आपको इस चैप्टर 6A के बारे में सब डिडक्शंस के बारे में पता है तो आपने उनको कम नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये जब 318 बोल रहे हैं अपन लोग तो आई एम अवेयर कि आप लोगों को नहीं पता। अगर आपको पता हो रहा कि चैप्टर 6A के अंदर वो कंसिडर होता है तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर रहना चाहिए था 320। समझ में आ रहा है कि फिर आपका आंसर रहना चाहिए था 3,21,000, क्योंकि चैप्टर 6A के अंदर सेविंग बैंक का भी इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है क्या? एक बार क्वेश्चन पढ़ो और फिर मेरे को डबल से मीटिंग रिज्वाइन करके पूछो।